नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पॉलिटी पॉलिटी बाई एम लक्ष्मीकांत। एम लक्ष्मीकांत बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। अच्छा, कंटेंट तो बहुत सारा पड़ा हुआ है, लेकिन प्रॉपर तरीके से एनालाइज और प्रॉपर तरीके से सारे आर्टिकल्स नहीं मिल पाते हैं। लेकिन आज से हम सारे आर्टिकल्स शुरू करेंगे और मैं एक एक आर्टिकल्स आपको पढ़ाने वाला हूँ। जो भी इंटरेस्टेड है और जो भी इंटरेस्टेड है वो वहाँ पढ़ सकता है, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा कम समय में बहुत डीपली थोड़ा समझाने वाला हूँ कि आजकल के एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया है। आजकल के एग्जाम में बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चन पूछने लगे हैं, जहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कभी पूछ देते हैं आर्टिकल वन के इंटरनल पूछ देंगे कुछ। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो पार्ट वन शुरू होता है, चैप्टर वन, तो वो कहता है संघ और राज्य क्षेत्र। तो संघ और राज्य क्षेत्र किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ भारतीय क्षेत्र का। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संविधान का भाग एक क्या कहता है। तो संविधान का भाग एक कहता है कि वहां पर अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार से अनुच्छेद 1 क्या कहता है, 2 क्या कह रहा है, 3 क्या कह रहा है और 4 क्या कह रहा है। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 1 को जानेंगे। आर्टिकल 1 में दिया गया है इंडिया जो राज्यों का संघ। अब राज्यों का संघ का मतलब है कि राज्यों से मिलकर बना है। राज्यों का संघ का मतलब है राज्यों से मिलकर बना है। अच्छा, यह व्यवस्था दो बातों को स्पष्ट करती है कि यह व्यवस्था दो बातों को स्पष्ट करती है। पहला क्या है? पहला है इंडिया, देश का नाम, कि देश का नाम क्या होगा। पहला क्या है कि देश का नाम, और दूसरा क्या है राज्य पद्धति का प्रकार। तो भारत में देश का नाम के ऊपर बहुत सारी चीजें आती है कि भारत इंडिया है, हिंदुस्तान है, लेकिन संविधान सभा ने क्या माना है इसको। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा ने देश के नाम क्या माना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि अगर बात करते हैं संविधान सभा के बारे में, तो जब संविधान सभा की बैठक हुई तो वहां पर सबका मत पूछा गया कि क्या किसी कौन चाहता है कि इस भारत देश का नाम भारत हो जाए और कौन चाहता है इंडिया। तो अनेक मतलब संविधान सभा में सब लोग एक चीज पर नहीं आ पाए कि एक नाम क्या होना चाहिए इसका। तो कुछ लोगों ने बोला कि इसका नाम इंडिया कर देते हैं, कुछ ने बोला कि इसका नाम हम भारत कर देते हैं। तो संविधान सभा ने बोला चलो कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं कि इसका नाम इंडिया जो कि भारत है, मतलब दोनों नाम कर दिए। तो इसके पीछे कहानी यही है कि एक मतक नहीं हो पाया था, मतलब कि सब सहमत नहीं हो पाए थे इंडिया के नाम से और भारत के नाम से। तो संविधान सभा ने बोला कि हम दोनों नाम को ही प्रेफर करते हैं, इंडिया जो कि भारत है। तो हमारे अनुच्छेद 1 में यही चीज दी गई है कि इंडिया जो कि भारत है। तो अधिकतर लिखा हुआ है, अगर मुझे समझ में आता है इंडिया जो कि भारत की कहानी क्या है, तो कहानी यही है कि संविधान सभा में जो हमारे सदस्य थे वो इस पर एक मत नहीं हो पाए थे, जिसकी वजह से संविधान सभा ने दोनों नामों को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, तो अब राज्य पद्धति का प्रकार किस प्रकार से हमें लिया। तो राज्य पद्धति का प्रकार मतलब होता है कि बहुत सारी राज्य पद्धतियों को प्रकार है इसमें। जैसे आप चाइना चले जाएंगे तो कम्युनिज्म मिलेगा आपको, अमेरिका चले जाएंगे तो कैपिटलिस्ट मिलेंगे वहां पर। ठीक है, तो इंडिया ने किस पद्धति को बनाया। तो इंडिया ने यहाँ पर राज्य पद्धति का किस प्रकार का लोकतांत्रिक, कौन सी राज्य पद्धति थी, लोकतांत्रिक। मतलब जो पावर है वो जनता के हाथ में हो, मतलब जनता का शासन, लोगों के द्वारा लोगों के लिए लोगों से। तो हमारे यहाँ राज्य पद्धति का प्रकार जो है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई गई है। आगे अगर हम बात करते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर के अनुसार क्या बोला गया था कि भारत को आर्टिकल 1 की बात हम कर रहे हैं कि उन्होंने बोला था कि इसे संघीय राज्य नहीं कहा है। अच्छा, संघीय राज्य की परिभाषा क्या होती है। संघीय राज्य का मतलब क्या होता है कि इसे संघीय राज्य। अब संघीय राज्य का मतलब ये होता है कि क्या हमारे यहाँ जो राज्य है अलग हो सकते हैं। तो संघीय राज्य की परिभाषा ये होती है कि हमारे यहाँ राज्य अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। तो इसीलिए इसको संघीय राज्य ना बोलकर राज्यों का संघ कहा गया। राज्यों संघ का दोनों मतलब महत्व निकल के आते हैं। कारण दो कारण थे। पहला कहता है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच में कोई समझौता का परिणाम नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि राज्य मिले हैं तो देश बना है। हाँ, राज्य सारे इकट्ठे मिलाए गए तो देश बना गया, लेकिन राज्य जब चाहे तब अलग नहीं हो सकते। तो इसलिए हमने संघीय राज्य की परिकल्पना करके हमारे जो सदस्य थे संविधान सभा के, उन्होंने इसको राज्यों का संघ बोला कि हमारे यहाँ से जो भी राज्य हैं वो स्वतः ही अलग नहीं हो सकते हैं। जैसा कि अमेरिका में एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम अमेरिका देखते हैं तो अमेरिका जो है वो 50 राज्यों से मिलकर बना हुआ है। वो राज्यों का संघ नहीं, वो संघीय राज्य 50 राज्यों से मिलकर बना हुआ है। और राज्य अमेरिका को बनाते हैं, अमेरिका राज्यों को नहीं बनाता। लेकिन इससे उल्टा भारत में क्या है कि भारत राज्यों को बनाता है, मतलब कि राज्य मिलकर जरूर बनाते हैं भारत को, लेकिन वो अविभाजित है, मतलब विभाजित नहीं हो सकते हैं। दूसरा कारण क्या है कि राज्यों को संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं, कि हमारे यहाँ जो राज्य है उनको संघ से अलग होने का कोई भी अधिकार नहीं है। तो ये हमारे आर्टिकल 1 में डाला गया है। और संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में ये थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण था। अभी हम आर्टिकल पढ़ेंगे कि आर्टिकल 1 क्या कहता है। हाँ, तो हम शुरू करते हैं मुझे एक को। तो आर्टिकल 1 पढ़ेंगे हम लोग। आर्टिकल 1 पढ़ेंगे। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि आर्टिकल 1 में बहुत सारे प्रावधान रहते हैं, लेकिन अधिकतर एग्जाम में आर्टिकल 1 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते।
अब बहुत सारी चीजें होती है, केवल आर्टिकल 1 में यही नहीं दिया गया कि इंडिया एक भारत है, इसमें भारतीय क्षेत्रों के बारे में उल्लेखनीय है कि किस तरीके से भारत के क्षेत्र बाहरी क्षेत्र या भारतीय क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अनुच्छेद 1 में कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 1 में कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं। सबसे पहला है कि राज्यों का क्षेत्र, सबसे पहला कौन सा है, राज्यों का क्षेत्र, और दूसरा कौन सा है, संघ क्षेत्र, और तीसरा है ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार अधिग्रहित कर सकती है। तो हम 3 क्षेत्र देख चुके हैं, यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले वो क्षेत्र है जिन्हें राज्यों के क्षेत्र, और दूसरा है संघ क्षेत्र, और तीसरा है ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार अधिग्रहित कर सकती है। तो मतलब अगर अनुच्छेद 1 की बात करी जाए तो सबसे पहला प्रावधान क्या है कि राज्यों के नाम, विस्तार और संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाए गए हैं। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि आर्टिकल 1 को बहुत ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, और एग्जाम में अधिकतर क्या आता है कि आर्टिकल 1 से बहुत ज्यादा पूछा आता है, और आर्टिकल 1 से थोड़ा सा डीपली पूछ देते हैं, जिससे कि आने वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा, या जो एग्जाम को देते हैं उसमें बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है। तो सबसे पहले जानेंगे कि राज्यों का नाम क्या है, किस आधार पर रखा जाएगा, राज्यों का विस्तार और इन सब के बारे में संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाए गए हैं। और इस समय भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे बात करते हैं कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध भाग 2 में दिए गए। तो आर्टिकल 1 में ही ये चीज दी गई है कि कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध जो दिए गए हैं भाग 21 में दिए गए हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये भी आर्टिकल 1 के तहत दिया जाता है। आर्टिकल 21 का मतलब है जैसे आर्टिकल 371 का ये बहुत ज्यादा, ये जो विशेष प्रावधान है कुछ राज्यों के लिए, इसके बारे में अनुसूची 1 में उल्लेख दिया गया था, कभी एग्जाम में दे देते हैं क्वेश्चंस। और तीसरा पॉइंट है कि इसके अतिरिक्त 5वीं और 6वीं अनुसूची में राज्यों के भीतर अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष उपबंध है। तो आर्टिकल 1 ये भी कहता है कि 5वीं और 6वीं अनुसूची में राज्य के भीतर अनुसूचित जाति और जनजातियों के प्रशासन के लिए विशेष उपबंध दिए गए। ये आपका अनुच्छेद 1 में ही सारी चीजें आती है। अगला क्या आता है कि संघीय व्यवस्था में राज्य इसके सदस्य हैं। ठीक है, संघीय व्यवस्था में राज्य इसके सदस्य हैं और केंद्र के साथ शक्तियों के बंटवारे में रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आर्टिकल 1 की कि केंद्र के साथ करों का बंटवारा हो, राजस्व का बंटवारा हो, इन सब में प्रॉपर तरीके से राज्य के साथ इनका बंटवारा होता है, केंद्र के साथ शक्तियों का बंटवारा होता है, केंद्र के साथ राजस्व का बंटवारा होता है। तो केंद्र का और राज्यों का बंटवारा जो होता है तो वो भी अनुच्छेद 1 के तहत ही आता है, और उसमें इसके बारे में प्रावधान दिए गए। अगला पॉइंट क्या है कि अगर हम बात करते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश और अधिग्रहित, जैसे भारत सरकार ने कोई भी क्षेत्र अधिग्रहित किए हैं तो उनके बारे में बात करते हैं। तो यूटी और अधिग्रहित क्षेत्र में सीधे केंद्र का प्रशासन होता है। मतलब कि जैसे दिल्ली हो गया, इस समय भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली हो गया हमारा, और चंडीगढ़ वगैरह हो गया, दमन दीव हो गया। तो इसमें सीधा किसका प्रशासन रहता है, केंद्र का प्रशासन रहता है। ये सीधे राष्ट्रपति के अंडर में काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर प्रशासक होते हैं, कहीं पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। अगला पॉइंट है कि संप्रभु राष्ट्र होने के नाते भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है। मतलब भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, मतलब भारत संप्रभु राष्ट्र जिसके तहत भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों का अधिग्रहण कर सकता है। हमने देखा था कि 100वां संविधान संशोधन हुआ, 100वें संविधान संशोधन के तहत हमने बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों का अधिग्रहण किया था, और हमने जो भारत में बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र अंदर घुसे हुए थे तो उनको थोड़ा सा हमने बांग्लादेश को सुपुर्द कर दिया था। तो यहाँ पर अदला बदली हुई थी। तो ये भी आर्टिकल 1 में ही आ जाता है। अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार अपने कुछ क्षेत्रों को अधिग्रहित किए हुए क्षेत्रों को किसी को सौंप सकती है, किसी का अधिग्रहण कर सकती है। तो ये आपका आता है आर्टिकल 1 में। तो आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम किसी भी विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण कर सकते हैं किस आधार पर, संधि के अनुसार, खरीद के अनुसार, उपहार, खरीद के साथ उपहार या लीज पर लेकर। तो हम कई प्रकार से दूसरे क्षेत्रों का अधिग्रहण कर सकते हैं। और यही सारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसके नोट्स बना लेना बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। और बस आर्टिकल 1 के बारे में यही पढ़ना है कि सबसे पहली बात क्या है कि राज्य और केंद्र के साथ शक्तियों का बंटवारा होना, और राज्यों का नाम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि राज्यों का नाम और विस्तार को संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया है। तो राज्यों का नाम होना और उनका विस्तार करना, ये भी आर्टिकल 1 में ही आता है। कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध दिए गए भाग 21 में, ये भी आर्टिकल 1 में आता है। और इसके अतिरिक्त जो 5वीं और 6वीं अनुसूची है उसमें जातीय और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बताया गया, अनुसूचित जाति क्षेत्रों के बारे में। तो उसके प्रशासन के लिए भी जो विशेष उपबंध हैं वो भी आपको किसमें दिए गए हैं, वो भी आपके अनुच्छेद 1 में दिए गए हैं। और ये आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत डीपली है। यहाँ से बाहर आर्टिकल 1 से कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही है, और आगे चल के हम आर्टिकल 2, 3, 4 इनको भी अगले सेशन में खत्म करेंगे। तब तक इसके नोट्स बनाते रहिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका थोड़ा सा प्रॉपर रिवीजन करिए। आने वाले एग्जाम्स में ये यहाँ पूछे जाएंगे। और आज के लिए इतना ही, जय हिंद।